और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। उन उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी भाजपा और कांग्रेस की है, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही भर्तियों को लेकर भी आपको अपडेट देंगे। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जो है वो आज उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां रही, क्योंकि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के लिए चुनावी प्रचार में जुटे रहे और भाजपा पर भी इस दौरान उन्होंने कई निशाने साधे। आप देखिए तो सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र के पाडवी, ताल, पट्टा, कालेअंब में नुक्कड़ सभाओं में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए जनता को धोखा देने के आरोप लगाए और सीएम ने कहा कि जनता से धनबल के सहारे चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ जनमत देने का उन्होंने इन जनसभाओं में जो है वो आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश में पहला ये मामला है जब किसी निर्दलीय ने विधायक पद से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया है, जिसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। तो कुल मिलाकर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों देहरा में है और देहरा में अपनी धर्म पत्नी के लिए जो है वो प्रचार में जुटे हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में भी उनका शेड्यूल है कि जहां पर नालागढ़ की अगर आप बात करें तो नालागढ़ का भी इस दौरान जो है वो जनसभाएं की जा रही है। वहां पर भी कांग्रेस जो है इन उपचुनाव को भांपने का प्रयास यहां पर कर रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रचार के लिए केवल अब 7 दिन बचे हैं और देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने जा रहे उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में प्रचार 8 जुलाई को शाम 5 बजे थम जाएगा और इन उपचुनाव के लिए आप देखिए बड़ी दिलचस्प है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों ही पार्टियों के बड़े राष्ट्रीय नेताओं का प्रचार रैलियों में फिलहाल अभी तक किसी तरह का शेड्यूल नहीं है और कोई कार्यक्रम भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है वो प्रादेशिक नेताओं ने ही, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता है, उन्होंने ही इस समय इन उपचुनाव में प्रचार के लिए पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक दी है और अभी जो है आप देखिए कांग्रेस की बात करें तो पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला हालांकि पिछले दिनों शनिवार और रविवार को उन्होंने उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेशक देहरा की तरफ जो है वो उनका ज्यादा ध्यान है, मगर वो हमीरपुर और नालागढ़ में प्रचार के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं। इसी तरह से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नालागढ़ हल्के पर विशेष ध्यान है और वो भी देहरा और हमीरपुर में प्रचार कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात करें तो बीच बीच में तीनों हलकों में प्रचार करने के लिए जा रही है, यानी कि मंत्री और विधायकों की ड्यूटी प्रचार में पंचायत स्तर तक लगा दी गई है और कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता है या फिर हम ये कहें कि जो पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर जितने भी नेता हैं, उन सभी की ड्यूटियां लगाई गई है और वो पंचायत स्तर पर डोर टू डोर जाकर इस समय उपचुनाव के लिए जो है वो लोगों से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट दे, यानी कि अपने प्रत्याशी को जिताने का जो है वो यहाँ पर मेहनत की जा रही है। वहीं भाजपा नेताओं में प्रचार की भागदौड़ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाली है। 4 जुलाई से ये तीनों ही नेता डोर टू डोर प्रचार में जुट चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नालागढ़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल देहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर में उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों ही दलों के इन दिग्गजों की तीनों विधानसभा हलकों के उपचुनाव की प्रतिष्ठा जो उपचुनाव जो है वो प्रतिष्ठा बन चुकी है और दिन रात जो है वो यहाँ पर मेहनत की जा रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहा ये उपचुनाव, देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर, काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हालांकि इसके रिजल्ट क्या है वो 10 जुलाई के बाद जो है वो तस्वीर आपके सामने होगी। हम अगली खबर की बात करते हैं तो सरकार ने आज कई अफसरों को बदला है, कई डिपार्टमेंट्स चेंज किए हैं। इसमें अगर एचएस अफसर अमर सिंह की बात करें तो अंडर सेक्रेटरी हाउसिंग इनके पास पहले था और अब जो है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी इनको दिया गया है। इसी तरह से एचएस अफसर विक्रम दत्त की बात करें, अंडर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट का विभाग इनके पास था और अब हाउसिंग भी इनको दिया गया है।
एचएस पुनीत सेठ की को प्रमोशन के बाद अंडर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का जिम्मा यहां पर दिया गया है और इसके साथ ही आज संतोष माटा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का ये अब अतिरिक्त कार्यभार संभालेगी। वर्तमान में सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल संतोष मांटा है और सेक्रेटरी हेल्थ ने आज इनके आदेश जो है वो ये जारी किए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वर्तमान सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल संतोष मांटा अब हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का कार्यभार यहां पर संभालने वाली है। अगली खबर की बात करें, शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के तमाम हजारों शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक जो है वो साल भर इस पल का इंतजार करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए शिक्षक जो है वो पूरी ताकत झोंक देते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर वो अपनी मेहनत की वजह से हो। तो फिलहाल शिक्षक अवार्ड के लिए, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जो है पोर्टल खोल दिया गया है और अब शिक्षक इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कई गाइडलाइंस को बदला भी गया है। आप देखिए तो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए 3 शिक्षकों का अब चयन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 जुलाई तक जितने भी शिक्षक है वो अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड में अस्थायी शिक्षक, अनुबंध के आधार पर जो अभी शिक्षक लगे हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे और इसके साथ ही कम से कम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए वही शिक्षक पात्र होंगे जिनकी सेवाएं 10 साल से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा जो है वो या फिर 10 साल हो चुकी है। तो फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों का ये इंटरव्यू होगा। शिक्षकों के नामांकन से लेकर चयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी और ऑनलाइन नामांकन के बाद जिला स्तरीय कमेटी 16 जुलाई से 25 जुलाई तक शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी और उसके बाद राज्य स्तरीय कमेटी 26 जुलाई से 4 अगस्त तक बैठक कर राज्य से 3 शिक्षकों का चयन कर उनके नाम नेशनल जूरी को भेजेगी। नेशनल जूरी 7 अगस्त से 12 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन शिक्षकों से संवाद करेगी और उनकी प्रेजेंटेशन यहां पर देखी जाएगी और इसके बाद 13 अगस्त तक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए शिक्षकों का अंतिम चयन कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उन शिक्षकों का चयन किया जाएगा जो बच्चों को इनोवेटिव और रोचक तरीकों से पढ़ा रहे हैं, आईसीटी जैसी लैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा कम बजट में भी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। उन शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए किया जाएगा और इसके लिए जो है वो वही शिक्षक पात्र होंगे, हमने आपको पहले भी कहा, जिनकी न्यूनतम सेवा 10 वर्ष या फिर इससे ज्यादा हो चुकी है और ट्यूशन गतिविधियों में शामिल शिक्षक, अनुबंध या अन्य स्थायी शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तमाम ऐसे शिक्षक जो इस अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं भर्तियों को लेकर। हिमाचल प्रदेश के लाखों युवा जो है वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका रिजल्ट कब आएगा और कब उनके रिजल्ट की जो पेंडेंसी है वो खत्म होगी। तो फिलहाल हालांकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आप सभी का रिजल्ट घोषित हो जाए और ताकि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार की घड़ियां भी कम हो जाए और वो सरकारी कार्यालयों में जो है वो नियुक्त हो जाए। तो फिलहाल अभी तक जो हमें अपडेट मिला है उसके अनुसार 903 और 939 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी अब जल्द घोषित होने वाला है। उपचुनाव के बाद जो पहली कैबिनेट होगी उसमें 939 और 903 पोस्ट कोड का मामला जाएगा। कार्मिक विभाग ने इसका प्रपोजल तैयार कर लिया है और अब कैबिनेट में इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि नवगठित राज्य चयन आयोग को ये डायरेक्शन जारी कर दी जाएगी कि वो अब 939 और 903 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी निकाले, क्योंकि अभी तक केवल JOIT 817 का जो रिजल्ट है उसे घोषित करने के निर्देश नवगठित राज्य चयन आयोग को दिए गए हैं और इसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि 903 और 939 पोस्ट कोड जो है उसमें FIR हुई है।
यानी कि पेपर लीक मामले में जो है वो ये दोनों पोस्ट कोड पाए गए हैं। तो इस वजह से फिलहाल अभी तक जो है वो ये मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो चुका है और अब जो है वो 903 और 939 पोस्ट कोड को निकालने का भी प्रयास राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। फिलहाल जो कहा यही जा रहा है कि 16 पदों को छोड़कर बाकी 361 जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी, उनका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें अपॉइंटमेंट जारी कर दी जाएगी। और आरोपी छात्रों के लिए जो सीटें हैं इन दोनों पोस्ट कोड में वो खाली रखी जाएगी 2 साल से, क्योंकि 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, अभ्यर्थी रिजल्ट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें तो हिमाचल में पोस्ट कोड 903 और 939 के तहत कुल 370 में से अभी सिर्फ 361 परीक्षार्थियों को ही नौकरी दी जाएगी और इस वजह से ये जेईआईटी पोस्ट कोड 903 के तहत कुल 82 पद जो है वो 903 के तहत भरे जाने थे, लेकिन इसमें जांच के दौरान 5 परीक्षार्थियों को आरोपित बनाया गया था। तो ऐसे में पांच पद जो है वो पोस्ट कोड 903 के यहाँ पर जो है वो रखे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो ये आरोपित छात्र थे, तो इसमें 5 पद जो है वो छोड़ दिए जाएंगे और 77 पदों को इसमें भरा जाएगा, यानी कि 5 पदों को 82 में से 5 पदों को खाली रखा जाएगा। और इसी तरह से जेईआईटी पोस्ट कोड 939 में कुल 295 पद इसमें भरे जाने थे, लेकिन इस पोस्ट कोड के अंतर्गत 11 ऐसे छात्र हैं जो कि आरोपित पाए गए थे। तो ऐसे में इस तरह से अब 11 पदों को छोड़कर बाकी 284 पद का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। तो आप खुद समझिए कि अब जो है वो 377 इन दोनों पोस्ट कोड की के पद थे, लेकिन अब इनमें से केवल जो है वो अभी फिलहाल जो पद भरे जाएंगे उनमें 361 है। तो इसका रिजल्ट ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर हरी झंडी पहले ही दे दी है और अब कैबिनेट से अंतिम अप्रूवल होगी। उसके बाद इसी महीने के अंत में जो है वो इसका इवैल्यूएशन से लेकर तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो एचपीयू में पीएचडी दाखिले को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। विश्वविद्यालय में छात्र नेता सभी विभागों में पीएचडी दाखिले का प्रोसेस दूसरी बार करने की मांग उठा रहे हैं। इसमें यूजीसी नॉर्म्स के तहत जो है वो पीएचडी दाखिले को लेकर जो है वो मोर्चा खोल दिया गया है यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों द्वारा। फिलहाल एचपीयू ने ये स्थिति साफ कर दी है कि सभी सीटों पर अब दूसरी बार पीएचडी काउंसलिंग नहीं होगी। कोर्ट के आदेशों पर केवल फिजिकल एजुकेशन की 6 सीटें पीएचडी में भरी जाएगी और इसमें 50% सवाल रिसर्च मैथोलॉजी के पूछे जाएंगे और 50% सवाल जो है वो संबंधित विषय के पूछे जाएंगे। और आपको बता दें तो पीएचडी की सीटें यूजीसी नॉर्म से भरी जाएगी। इससे पहले यूनिवर्सिटी के अपने नियम होते थे और उन्हीं नियमों के तहत जो है वो 20 और 80 के रेशो में एचपीयू पीएचडी की प्रवेश परीक्षा लेता था, जिसमें कि 80% सब्जेक्टिव सवाल होते थे और 20% जो है वो रिसर्च मैथोलॉजी से संबंधित सवाल होते थे। लेकिन अब यूजीसी ने गाइडलाइन साफ कर दिया है और यूजीसी के नॉर्म्स जो है वो सभी विश्वविद्यालयों को मानने पड़ेंगे और यही वजह है कि ये मैटर कोर्ट तक पहुंचा था और पीएचडी काउंसलिंग में एचपीयू को इतना समय लग गया। तो अब फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मानी है और अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अब जो काउंसलिंग हो चुकी है दूसरे विभागों में उसको दूसरी बार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगली बार यानी कि जो नया सत्र शुरू होगा उसमें यूजीसी के नॉर्म्स के तहत जो है वो 50-50% का रेशो प्रश्न पत्र में होगा और अभी फिलहाल फिजिकल एजुकेशन की 6 सीटें भरने का ही प्रोसेस यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरी बार किया जाएगा। तो फिलहाल एक ये यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों से संबंधित खबर थी और अब बात करते हैं अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश में मानसून के खतरे को देखते हुए एडवेंचर एक्टिविटी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेशानुसार 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों की इजाजत अब नहीं होगी और इन साहसिक गतिविधियों के न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहाड़ों पर पहुंचते थे, मगर पहाड़ों पर जिस तरह से बरसात में जोखिमों भरा है और कई गुना यहाँ पर जो है वो इस तरह के हादसे भी बढ़ जाते हैं। तो लैंडस्लाइड और धुंध में धुंध की वजह से जो है वो हर वक्त रास्ता भटकने का भय रहता है
और इस तरह नदियों में बरसात के दौरान जल स्तर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में रिवर राफ्टिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे देखते हुए सरकार ने अगले 2 महीने के लिए यानी कि 15 सितंबर तक रोक लगा दी है और साहसी गतिविधियों पर रोक के साथ ही पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने चोरी छिपे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग करने वालों पर नजर रखने के जो आदेश है वो संबंधित जिलाधीशों को भी जारी कर दिए गए हैं। अब अगली खबर की बात करें तो मानसून के चलते खनन विभाग ने माइनिंग के सभी कार्यों को रद्द कर दिया गया है। खनन विभाग द्वारा मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जिला ऊना की रिवर बेड वाली सभी खनन लीज को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी स्टोन क्रशर मालिकों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिला के तमाम नदी नालों में खनन करने के लिए दी गई लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है और जबकि जिला के पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये आदेश लागू नहीं होगा। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए खनन विभाग द्वारा जिला भर की नदी नालों में आवंटित की गई माइनिंग लीज को तुरंत प्रभाव से 2.5 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है और जिला भर में स्थापित किए गए स्टोन क्रशरों उद्योगों के प्रबंधकों मालिकों को लिखित आदेश जारी करते हुए इसकी अलग से सूचना भी जारी कर दी गई है और इन आदेशों के बाद 1 जुलाई से 15 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति यदि नदी नालों में खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है क्योंकि आप सोचिए कि बरसात का ये मौसम है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में माइनिंग और स्टोन क्रशर्स में काम चलता रहता है। तो ऐसे में अगर आपके नजदीक क्षेत्रों में भी ऐसी कोई लापरवाही बरती जा रही है या बरसात के इस मौसम में इस तरह का कोई काम हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं जिलाधीश को, संबंधित उप मंडलाधिकारी को, ताकि ये कड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा सके। मानसून सीजन में किसी भी घटना को रोकने के लिए और ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों को पूरी तरह से इस आदेश के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि कहीं पर भी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जो है वो माइनिंग के सभी कार्य रद्द कर दिए गए हैं। तो अपने आप में बड़ी खबर है। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष भी ऐसी तबाही हुई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह अवैध माइनिंग का ही कारण माना जाता है। तो ऐसे में अब आप अपने प्रदेश का ध्यान खुद रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके नजदीकी इस तरह के अवैध कार्य हो रहे हैं तो सतर्क रहिए और जरूर अपने संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत अवश्य पहुंचाइए। अगली खबर की बात करते हैं तो जिस तरह से हिमाचल और पंजाब के बीच में टकराव देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही है, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो टैक्सी यूनियंस है हिमाचल प्रदेश की, इससे उनका भी रोजगार है वो प्रभावित हो रहा है। टैक्सी यूनियन जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और उनके पास जो है वो अब पंजाब हरियाणा से टूरिस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हिमाचल के टैक्सी चालक का मर्डर और प्रदेश के लगभग 12 गाड़ियां तोड़ने के बाद शिमला के ऑपरेटरों ने आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की और उन्होंने अपना पूरी समस्या जो है वो मंत्री के समक्ष रखी कि किस तरह से जो है अब उनके रोजगार पर खतरा आने लगा है। टैक्सी ऑपरेटरों ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने और पंजाब सरकार से बातचीत करके दोनों राज्यों में भाईचारा बनाए रखने की मांग की है, क्योंकि आपको बता दें तो बीते 15 दिनों के दौरान पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में हिमाचल के कई टैक्सी चालकों की गाड़ियां तोड़ी गई है, कुछ के साथ मारपीट की घटनाएं भी पेश आई है और बीते 25 जून को पंजाब के लुधियाना के 2 पर्यटकों ने हिमाचल के एक टैक्सी चालक का घाघस के पास मर्डर कर दिया और अभी तक जो है आप खुद यकीन मानिए कि कितने दिन हो गए हैं, 8 से 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस टैक्सी ड्राइवर का शव नहीं मिल पाया है। तो अपने आप में परिवार वालों के लिए भी इस वक्त जो है वो बहुत ही बुरा वक्त ये है कि उन्हें अपने की डेड बॉडी तक जो है वो नसीब नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल इसी को लेकर जो है वो तमाम अपनी समस्याओं को लेकर टैक्सी यूनियन आज मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने तमाम मसलों को लेकर जो है वो पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कहा। तो इस पर जरूर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पंजाब सरकार से बात करेंगे ताकि दोनों राज्यों में जो है वो आपसी तालमेल यहाँ पर बना रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। हिमाचली सेब ने मार्केट में दस्तक दे दी है। रेड जून किस्म के सेब की 4 हाफ पेटी इस सीजन में आज पहली बार शिमला की भट्टा कुफर मंडी में लाई गई, जो कि 350 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बिकी और ये सेब GSS शॉप नंबर 27 में बिका। मतियाना निवासी एक बागवानी ने सेब मंडी में लाया था। हरा होने की वजह से ज्यादा
ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिल पाए। वहीं शिमला की ही पराला फल मंडी में भी आज रेड जून सेब के 30 बॉक्स लाए गए थे। आने वाले 10 से 15 दिन में सेब सीजन हिमाचल प्रदेश में रफ्तार पकड़ेगा और 2 सप्ताह बाद प्रदेश के 5000 फीट से कम ऊंचाई वाले इलाकों से सेब मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। अगली खबर की बात करें, बड़ी दुखद खबरें जो है वो आज सामने आई है। बनेर खड्ड में 6 पर्यटक आज फंसे हैं। कांगड़ा जिला की बनेर खड्ड में आज सुबह 6 पर्यटक नहाने के लिए उतर गए और इस दौरान अचानक खड्ड का जल स्तर बढ़ गया और सभी पर्यटक खड्ड के बीचों बीच फंस गए। इसमें 5 लोग यूपी जबकि एक स्थानीय युवक था। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। हिमाचल घूमने पहुंचे पर्यटक सुबह करीब 9 बजे बनेर खड्ड पहुंचे और गर्मी से बचने के लिए नहाने लग गए। अचानक जल स्तर बढ़ता देख सभी घबरा गए और भाग नहीं सके। इसके बाद स्थानीय लोग व दमकल विभाग ने सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया। हिमाचल सरकार बार बार ये आग्रह कर रही है खासतौर से पर्यटकों से कि वो ऐसी जगहों पर घूमने के लिए ना जाए जहां पर नदी है, नाला है या फिर भूस्खलन का खतरा है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर उनकी जान जो है वो जा सकती है और बाढ़ की वजह से या फिर पानी के तेज बहाव की वजह से। तो फिलहाल आज भी आप देखिए कि कांगड़ा में जिस तरह का जो मामला सामने आया, यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था बनेर खड्ड में, लेकिन स्थानीय लोग और प्रशासन की मशक्कत के वजह से जो है वो 6 पर्यटकों को सुरक्षित यहाँ पर निकाल दिया गया। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा जिला के श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के साथ लगते डाट के मेला ग्राउंड में ट्रक चालक ने सोए हुए 4 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। एक बच्चे की दोनों टांगे यहां पर कट गई। ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक बच्चे की पहचान 9 वर्षीय अमित कुमार के तौर पर हुई है जबकि 12 वर्षीय दीपक, 7 वर्षीय करण और 5 वर्षीय कुणाल इसमें घायल है। घायलों का अभी टांडा अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के वक्त बच्चों के माता पिता खाना लाने के लिए गए हुए थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही इसमें शुरू कर दी है। और इसी तरह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भावानगर के पास मटर से लदे एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय चालक संदीप चौहान निवासी नोहराधार जिला सिरमौर के रूप में हुई है। और आज सुबह 6:30 बजे एक स्थानीय महिला ने पुलिस थाना भावानगर में एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की सूचना दी। पुलिस थाना भावानगर और अग्निशमन चौकी भावानगर की टीमें घटनास्थल पर गई जहां पर पाया कि एक आयशर ट्रक खाई में 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरा है और गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो फिलहाल इस हादसे में जो है वो ट्रक ड्राइवर की जो है चालक की वो दर्दनाक मौत यहाँ पर हो गई है। इसी तरह से सड़क दुर्घटना में आज एक और युवक की मौत हुई है। कांगड़ा के नगरोटा बकवा के समीप पुलिस चौकी धीरा के अंतर्गत परोर धीरा संपर्क सड़क पर गग्गल के समीप करीब 10 बजे आज एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। चौकी सिंबल पट का 24 वर्षीय गुलचंद रोजाना की तरह अपनी स्कूटी पर पालमपुर ड्यूटी के लिए जा रहा था कि गाड़ी को ओवरटेक करते हुए स्कूटी सहित कूहल में गिर गया और इस दौरान उसके सिर पर गहरी चोट के कारण अधिक खून बह गया और उसी स्थान पर युवक ने दम तोड़ दिया। धीरा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और आगामी जांच इसमें की जा रही है। इसी तरह से बड़ी दुखद खबर एक और सामने आई है। यहाँ पर एक इंजीनियर का शव जो है वो पेड़ से लटका मिला। ये पुलिस थाना ज्वाली के अधीन कोटला में फोरलेन निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के कर्मी का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसमें कोटला में सनसनी का माहौल है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय निवासी भटका नूरपुर के रूप में हुई है। कर्मी भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत था और वहां पर किराए के कमरे में रहता था। बीती शाम को उसने अपने अन्य कर्मियों को कहा था कि वो बाहर से खाना खाकर आएगा, लेकिन देर रात जब वो कमरे में नहीं आया उसको फोन किया और उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ पाया गया। उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और आज सुबह युवक का मोटरसाइकिल कोटला पुल पर खड़ा मिला और पुल के नीचे देखा तो युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। पुलिस को सूचना दी गई जिस पर पुलिस ने त्वरित मौका पहुंचकर जो है वो शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगामी कार्यवाही फिलहाल इसमें की जा रही है। तो अब बात करते हैं कर्मचारियों को लेकर। हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी कर्मचारी जो है वो अपने डी और एरियर का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच जो है वो एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि यहाँ पर राज्य सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
केंद्र से आई केंद्रीय टीम, केंद्रीय वित्त टीम को, 16वें वित्त आयोग की टीम को हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की देनदारी के बारे में जो है वो बताया, विस्तार से कहा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 2016 से लेकर अभी तक का जो बकाया है वो बचा हुआ है, जिसमें कि डीए की बात करें तो डीए 6% जो है वो डीए इस समय पेंडेंसी में कर्मचारियों का हिमाचल में चल रहा है। और इसके साथ ही एरियर 9,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को देनी है, लेकिन अभी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में बजट की कमी की वजह से नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर सीएम ने ये बात कही है कि आने वाले समय में यानी कि 2026-27 में कर्मचारियों की जितनी भी देनदारियां हैं वो एक मुश्त कर्मचारियों को देने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। और इसके लिए हिमाचल सरकार ने यानी कि सीएम ने केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है और एनपीएस का जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उस बजट को भी देने का आग्रह किया है। तो यहाँ पर जो है अगर केंद्र सरकार से कर्मचारियों की देनदारियों का पैसा आ जाता है और वित्तीय मदद जो है वो राज्य सरकार को मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है उन्हें 2026-27 में एक मुश्त तमाम जितनी भी उनकी पेंडेंसी है, चाहे वो डीए की बात हो या फिर उनका डीए का जो एरियर है बकाया उसकी बात हो। तो फिलहाल कर्मचारियों को सरकार ने ये दावा किया है कि अगर केंद्र सरकार से भी बजट मांगा है कि 2000, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है वो कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से उनके जितने भी वित्तीय लाभ है उनको देने के का एक सरकार पर काफी ज्यादा दबाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार ने अब ये सोचा है कि और कर्मचारी कोर्ट में ना जाए, ऐसे में 2026-27 में एक मुश्त प्रयास करेगी सरकार की कर्मचारियों का जितना भी देय है वो दे दिया जाए। तो फिलहाल केंद्र सरकार से ये मदद मांगी गई है, अब देखना ये होगा कि फिलहाल सरकार से कितना इसमें आर्थिक मदद की जाती है। हम अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल में मानसून चल रहा है और बरसात के इस मौसम में जो है बहुत सारी सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ मौसम विभाग के अलर्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन तक रफ्तार नहीं पकड़ेगा। अभी 4 से 5 दिन मानसून की रफ्तार हिमाचल प्रदेश में रफ्तार जो है वो कम रहेगी और 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट कुछ स्थानों पर जारी किया गया है। यानी कि अभी फिलहाल कुछ दिन जो है वो मानसून धीमा रहेगा और इतनी ज्यादा जो बारिश है वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें जरूर मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ये भी कहा गया है कि इस बार जो है वो मानसून काफी ज्यादा हिमाचल में बरस सकता है, जिस वजह से काफी नुकसान होने का अनुमान है। तो ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए।